हेलो एवरीवन। हम देखते हैं कि किस तरीके से हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन किया जर्मनी को। हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो इकोनॉमिस्ट हेज़लमर साचे को अपॉइंट करके दिया। उसका एम था कि फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे, जिसका पैसा स्टेट फंड वर्कर क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा लिया जाएगा या उनको पेमेंट किया जाएगा। साचे ने ही जर्मन सुपर हाईवे और पीपल्स कार वॉक्सवैगन को इंट्रोड्यूस किया। फॉरेन पॉलिसी हिटलर ने अक्वायर की थी और वो इसमें सक्सेस भी रहा। उसने सारे जितने भी लीग ऑफ नेशन थे उससे अपना जर्मनी का नाम वापस ले लिया। उसने वापस रिहनलैंड को 1936 में ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का भाग था। अब ऑस्ट्रेलिया को भी उसने जर्मनी से इंक्लूड किया 1938 तक। उसका स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी 1938 तक मर्ज हो चुके थे। जो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया था 1938 तक। लोगों का रुझान भी रहा, उनका मकसद भी उन्होंने ये कहा था कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, मतलब एक ही राज्य, एक लोग और एक ही लीडर होगा। इसके अलावा जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जो अनस्पोकन सपोर्टर्स थे इंग्लैंड के, ठीक है, वे इस चीज़ में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। इंग्लैंड को लग रहा था कि वर्सेला में जो जर्मनी के साथ ट्रीटी की गई है वो बहुत हार्श है और वे वापस अपनी टेरिटरी ले रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, और उन्होंने इसका शांतिपूर्वक, मतलब कोई बहस नहीं करी, कोई रोका नहीं उन्हें और उसे कब्जा करने दिया गया। पर हिटलर यहाँ तक नहीं रुका। साचे ने एडवाइस दिया कि हिटलर को इन्वेस्ट करना चाहिए रिक्रूटमेंट में, जब तक कि फाइनेंशियली कंट्री डेवलप ना हो जाए। उसने चेतावनी दी कि ऐसे में नाजी जो जर्मन है, अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी, सिर्फ युद्ध में ज़्यादा पैसा लगाएगी, तो इकोनॉमिक स्थिति वापस जर्मनी की बिगड़ सकती है। पर उसकी बात नहीं मानेगी। साचे को उसके पास से हटा दिया गया। हिटलर ने एक नए एडवाइज़र को चूज़ किया और उसने सोचा कि वार एक अच्छा तरीका है, युद्ध एक अच्छा तरीका है जिससे इकोनॉमिक स्थिति सुधारी जा सकती है जर्मनी के, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर ला सकता है। रिसोर्सेज जो कि दूसरे देशों में पड़े हुए, दूसरे टेरिटरीज से हम एक्सपेंड करेंगे तो उनके रिसोर्सेज भी हमारे हो जाएंगे और इस तरीके से हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया और यही उसका सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। और इसी के बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी इस युद्ध में कूद गए। सितंबर 1940 में एक त्रिपार्टी पैक्ट किया गया, जर्मनी, इटली और जापान ने मिल करके, और यही एक्साइज पावर कहलाती है। हिटलर ने क्लेम किया इंटरनेशनल पावर का, ठीक है। उसने पपेट रेजिमा सपोर्टेड ऑफ नाजी पार्टी वेर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। तो बहुत से पपेट रेजिमा जो नाजी पार्टी के सपोर्टर थे, उनको अलग अलग देश में, यूरोप के अलग अलग देश में इस्टेब्लिश किया गया ताकि नाजी को सपोर्ट मिल सके। बाय द एंड ऑफ 1940 नाजी के बहुत सारे सपोर्टर यूरोप में देखने को मिल रहे थे, ठीक है। हिटलर अब आगे बढ़ा और एक लॉन्ग टर्म एम बना लिया कि वो ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करेगा, क्योंकि फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस में जर्मनी में कमी है। इसी कारण उसको बढ़ाने के लिए उसने सोवियत यूनियन में जून 1914 में कब्जा किया। हुआ ये कि पोलैंड पे जब कब्जा किया गया तो उसने पोलैंड पे कब्जा रशिया को गिफ्ट में देने के लिए किया। उन्होंने रशिया से कहा कि मैं आपको पोलैंड गिफ्ट में देता हूँ, मैं आपको कब्जा करके दूंगा। तो उसने किया भी वैसे कि उसने पोलैंड पे कब्जा किया। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोलैंड जो भाग है वो रशिया से लगा हुआ है। ये पोलैंड आपका, ये रशिया से लगा हुआ है। तो जर्मनी ने पोलैंड रशिया को गिफ्ट में दिया और उसके बदले में रशिया से 10 साल का खाना ले लिया। अब उसके पास खाना भरपूर था
और उसने एडवाइस दी जर्मनी को कि भैया अब मैं अपनी आर्मी हटा रहा हूँ पोलैंड से, आप अपनी आर्मी ले आइए पोलैंड में और इस्टेब्लिश कर लीजिए ताकि कंट्रोल आपका रहे। तो यूएसए ने भी अपनी आर्मी पूरी पोलैंड में भेज दी। जैसे ही यूएस की आर्मी पोलैंड में आई, जर्मनी ने वापस पोलैंड पे हमला कर दिया और रशियन आर्मी को वहाँ मारने लगे। उनको लगा कि रशिया में जाके मारने से अच्छा हम पोलैंड में बुला के उसको मारें। और यहीं पे जर्मनी ने बहुत बड़ी गलती करी कि वो रशिया को कम आका। ठीक है, ये एक हिस्टोरिक ब्लंडर था जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद तो युद्ध का सिलसिला शुरू हो गया, एरियल बम्बार्डिंग होने लगी। ईस्टर्न जो पावर है सोवियत आर्मी, वो बढ़ चढ़ करके जर्मनी पर कब्जा करने लगे। जो सोवियत रेड आर्मी थी वो तो बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही थी, जर्मनी को स्टेन लाइन गार्ड तक डिफीट करते हुए चली गई, जो कि एक अच्छा बड़ा शहर है जर्मनी का। सोवियत रेड आर्मी रिटायरिंग द जर्मन सोल्जर अंटिल टू रीच द बर्लिन। तो सोवियत जो रेड आर्मी थी वो स्टेग लाइन गार्ड से बढ़ते हुए बर्लिन, जो कि हार्ट ऑफ जर्मनी है, उस समय कैपिटल भी था, जर्मनी का कैपिटल है, तो वहाँ तक वो पहुँच गई युद्ध लड़ते लड़ते। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि उस समय ठंडी का महीना चल रहा था। ठीक है ना, और भयंकर ठंड पड़ती और ठंड में जर्मनी वाले लड़ने के काबिल नहीं थे। लेकिन सोवियत जो है वो तो आप जान रहे हो आर्कटिक सर्कल के पास है, और वहाँ पे ठंड से लड़ने के लिए ही सैनिक बचपन से प्रिपेयर रहते हैं। तो इस तरीके से वे ठंड में लड़े और उन्होंने कंट्रोल पाया। सोवियत जो है वो इंटायर वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच चुका था। युद्ध में टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूएसए जो है वो इन्वॉल्व हुआ। पहले तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था वॉर में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वापस वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में गिरे जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके साथ हुआ। वो बहुत समय तक अपने आप को युद्ध से दूर रखा। लेकिन जर्मनी के साथ जो पैक हुआ था त्रिपार्थी, उसमें जापान ने भी अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए ईस्ट साइड तक कब्जा करने का सोचा। ठीक है, और उन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना में प्लानिंग के साथ अटैक किया। यूएस नेवल बेस जो पैसिफिक में बना हुआ है वहाँ पर उन्होंने हमला किया। जापान ने अपनी पावर को एक्सटेंड करते हुए हिटलर के साथ मिल करके बमबार्डिंग करी यूएस के बेस पर्ल हार्बर में, और इस बमबार्डिंग के कारण ही यूएस वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। और वॉर जो है 1945 तक चला और मई 1945 को ये युद्ध खत्म हो गया। हिटलर के हारने के बाद यूएस ने हिटलर तो हार चुका था, यूएस ने बम जो एटॉमिक बम है वो हिरोशिमा और नागासाकी जापान में गिराया, जो आज भी बड़ी त्रासदी के नाम से देखा जाता है। ठीक है, चूँकि ये बहुत ही गलत तरीका था यूएस का कि उसने एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ऐसे शहर पे किया जिसे कोई मतलब ही नहीं था। आपने को दिखा, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बड़ा जेनोसाइड हुआ, दोनों साइड से हुआ, मासूम लोगों को मारा गया जो युद्ध में नहीं लड़ रहे थे। फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट, तो ये एक ब्रीफ अकाउंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब आप जान सकते हैं, अब आप रिटर्न होते हैं हेलमट और उसके पिताजी की स्टोरी पे कि ऐसा क्या क्राइम्स था जो युद्ध के समय नाजी लोगों ने किया। तो आइए अब हम देख लेते हैं नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या है, नाजी की सोच क्या थी दुनिया और लोगों के प्रति। जो क्राइम नाजी ने कमेंट किया था उसका सिस्टम, उनके बिलीफ, उनके सेट ऑफ प्रैक्टिस से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। नाजी की आइडियोलॉजी जो थी वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू पे डिपेंड करती थी। उनका मानना था कि कोई इक्वलिटी कभी नहीं हो सकती सारे लोगों के बीच में, खासकर रेशियल और हेरिक बेसिस पे। ठीक है, उनका मानना था जो ब्लॉन्ड ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यंस लोग हैं वे सबसे टॉप लेवल पे आते हैं, और जो ज्यूइश है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे लोग आते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था, उनका मानना एंटी रेस आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस के मिले जुले आइडिया पे था। ठीक है, उन लोग मानते थे कि जो ऐसे रेस हैं
जो कि आर्यन नहीं है, या आर्क आर्यनीज जो आर्यन रेस हैं वे बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें लोअर कैटेगरी मानना चाहिए। वे इक्वलिटी पे यकीन नहीं करते थे, सब एक समान नहीं हो सकते, सब अलग अलग हो सकते हैं। कलर ऑफ द पीपल प्लेस बिटवीन द डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फीचर्स। तो जो लोगों का कलर था, स्किन कलर था, उससे लोगों को मापा जाता था, उनके आँखों के कलर से नापा जाता था कि भाई ये किस लेवल पे आएंगे, ठीक है, टॉप लेवल पे आएंगे या उसके नीचे या सबसे लास्ट में, ये उनके स्किन कलर, आँख के कलर बताते थे। हिटलर रेसिज्म जो है, वे हिटलर जो थे वो ब्रॉड थिंकर थे, वो ये उन्होंने ये थिंकिंग बोरोड की थी, ये जो इनकी सोच थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी से ली थी। डार्विन ने, जो कि एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से प्लांट एनिमल इवोल्यूट हुए हैं और कैसे नेचुरल ने उन्हें सेलेक्ट किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सर्वाइवल जो है वो फिटेस्ट लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो फिट लोग हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे, कमज़ोर लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, और यही नेचर बताता है। तो इस चीज़ों की ये आइडिया हिटलर ने दिमाग में आई। हिटलर को लगा कि ये बिल्कुल सही चीज़ है, नेचर भी ये कहती है कि जो ताकतवर है उसी को राज करना चाहिए, वही जी सकता है। और ऐसे में स्पीसीज ऑफ जो सर्वाइव कर रहे हैं इंडिया में, अर्थ में, वे अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे आगे जाने वाली क्लाइमेट कंडीशन के लिए। उन्होंने ये क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर कहा था, लेकिन हिटलर ने इसे अलग तरीके से लिया, ठीक है। उनका माइंड डार्विन्स never advocate human intervention what he has thought for purely। तो डार्विन ने कभी ये नहीं कहा था कि ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, ह्यूमन डिसाइड करेगा कि कौन जीने लायक है कौन नहीं, ये नेचर डिसाइड करेगी कि कौन जीने लायक है कौन नहीं। ये डार्विन ने कहा था और स्पेंसर ने भी कहा था, लेकिन हिटलर को ये लगा कि हम डिसाइड करेंगे कौन फिट है, और जो हमारे हिसाब से आर्यन लोग फिट हैं वे सर्वाइव करेंगे, ज्यूस लोग फिट नहीं है तो वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें मार देना चाहिए। तो यही आइडिया जो है रेसिस्ट का, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर सब में दिखने लगा। नाजी का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था कि जो स्ट्रॉन्ग रेस है वो सर्वाइव करेगी और वीक रेस को अपने आप हटा देना चाहिए, यही प्रकृति कहती है और यही काम हम कर रहे हैं। आर्यन रेस सबसे फाइनेस्ट है, प्योरेस्ट है, और वही वर्ल्ड में राज करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में राज करने के लिए बनी हुई है। इसके अलावा हिटलर की आइडियोलॉजी जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ में बेस थी, जो कि एक लिविंग स्पेस पर होता है, लिविंग स्पेस कहलाता है, उस पर बेस थी। वो मानता था कि अगर नए टेरिटरी अगर हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, सेटलमेंट नहीं कर पाए, तो हमारे लोग रहेंगे कैसे, ठीक है। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, और रिसोर्सेज चाहिए, तभी तो एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो ऐसे में वे जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट पे वर्क कर रहे थे, जिसमें वो अपनी मदर कंट्री को, जितने भी जगह उन्होंने हमला किया, कब्जा किया, वहाँ पे वो ले जा करके अपने लोगों को इस्टेब्लिश कर रहे थे और वहाँ के लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था, ठीक है। और इस तरीके से उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज और बड़ा पावर वे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कैसे जर्मन नेशन को। ऐसे में जर्मनी बड़ा भी बन जाएगा, एक्सपैंड भी हो जाएगा, और बाकी टेरिटरीज़ में जो भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस लोग हैं उनको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि जर्मन पावरफुल नेशन बन सके। ये इसी कारण जर्मनी की बाउंड्री को एक्सटेंड किया गया ईस्टवर्ड, सेंट्रल में भी, और ये जो फिजिकल जो प्लेस थे उस पर उन्होंने कब्जा किया। पोलैंड को भी उन्होंने एक लेबोरेटरी, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसकी शुरुआत करी, पोलैंड पर कब्जा करके। आइए अब देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट, किस तरीके से उन लोग रेशियल स्टेट को इस्टेब्लिश किया। जैसे ही पावर में आते ही नाजी ने अपना प्लान, अपना ड्रीम इम्प्लीमेंट कर दिया कि वो एग्जीक्यूट करे रेशियल कम्युनिटी को, और जो प्योर जर्मन लोग हैं को फिजिकल एलिमिनेशंस, प्योर जर्मन को सत्ता पावरफुल बनाए, या जो
प्योर जर्मन लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया, और जो फिजिकली इलिमिटेड लोग हैं, जो अनडिज़ायरेबल है सोसाइटी के लिए, उन्हें राज्य से या तो बाहर भगा दिया जाए या उन्हें मार दिया जाए। नाजी चाहती थी कि उसकी सोसाइटी प्योर और हेल्दी रहे, और इसी कारण उन्होंने नॉर्डिक आर्यंस लोगों को, जो सबसे डिज़ायरेबल उन लोग मानते थे, उन्हें चुना। उन्हें लगता था ये डिज़ायरेबल है, ये वर्दी लोग हैं और इनकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए, और ऐसे क्लास जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं उन्हें जर्मनी से हटा देना चाहिए। जर्मनी में जितने भी इम्प्योर और एबनॉर्मल जो लोग हैं उन्हें का एग्जिस्टेंस जर्मनी को कमज़ोर कर देगा। अंडर इथोनेशिया प्रोग्राम के तहत जो हेलमट के पिता और बहुत से नाजी ऑफिशियल चलाते थे, जिसके तहत लोगों को मारा गया। ठीक है, इथोनेशिया मतलब पवित्रीकरण बोला जाता है। तो उस पवित्रीकरण प्रोग्राम के तहत लोगों को मारा गया। जर्मनी में बहुत से जो ऐसे लोग थे जो मेंटली और फिजिकल अनफिट थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। सबसे बुरा प्रभाव पड़ा ज्यूस लोगों पे, जो कम्युनिटी अनडिजायरेबल घोषित की गई थी। इसके अलावा जिस्पीज, जो ब्लैक लिविंग नाजी जर्मन लोग हैं, उनको भी इन्फीरियर मतलब ये माना गया कि ये जर्मन नस्ल को ख़राब कर देंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकली इम्प्योर है। सुपीरियर सिर्फ आर्यन रेस है, और ये ज़बरदस्ती आर्यन रेस के साथ मिल करके हमारी जो आर्यन रेस है उसे बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने रशिया, पोलैंड और जो रशियंस लोग हैं, जो पोल्स हो गए, पोलैंड के रहने वाले जो लोग हैं, उनको साथ भी यही जातियाँ उन्होंने करी, जो कि बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर था। जर्मनी ने पोलैंड पे कब्ज़ा करके, ठीक है, और जो रशियन लोग हैं जो अपने लोग को तो बसाया, और जो पोल्स लोग हैं, वहाँ के जो पॉलिश लोग हैं, उनको एज अ स्लेव ट्रेडर बना दिया गया कि वो सिर्फ गुलामी करने के लिए बने हैं, रशियन लोग और पॉलिश लोग। ठीक है, और जो उनकी बात नहीं मानते उन्हें वो मार देते, या तो फिर जो मानते तो उनके साथ बहुत ही हार्ड वर्क और लिया जाता, खाना कम जाता, जिसके कारण वे ऑलरेडी भूखमरी से मर रहे थे। जूइस जो कि अनवर्दी थे नाजी के नज़र में, नाजी जर्मन लोग के नज़र में, और इनका कारण ये भी था कि नाजी बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे जूइस से। ठीक है, अगर ट्रेडिशनली हम देखें तो क्रिश्चियन लोग ऑलरेडी जूइस को जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था। ठीक है, तो मिडवेल टाइम्स में जूइस लोग जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। ठीक है, वे ट्रेड किया करते थे और मनी लैंडिंग के प्रोसेस में थे। अब उन लोगों का एक सेपरेट मार्केट बन गया था जिसे गितोस कहा जाता था। जर्मनी से उन लोगों ने जो मिडवेल्स टाइम था उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पीरियड में उनके साथ समय समय पर कई बार वायलेंस हुआ करते थे, कई बार उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जाता था। लेकिन हिटलर के आने के बाद उन्होंने खुल करके ज्यूस से नफरत करी और उनकी रेस को पूरी तरह से हटाने की पूरी कोशिश करी। विच ही है कंजर्व नो सॉल्यूशन फॉर द ज्यूस प्रॉब्लम। उन्होंने साफ कहा कि इनको सुधारने का एक ही तरीका कि ये ज्यूस प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि इनका टोटल एलिमिनेशन कर दे, धरती से इन्हें मिटा दिया जाए। 1933 से 1938 के बीच में जर्मन जो नाजी जर्मन लोग थे उन्होंने ज्यूस की टेरिटरी पे कब्जा किया और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसका नेक्स्ट फेज 1939-45 पे आया, जब इनके साथ टॉर्चर किया गया, इन्हें गैस चैम्बर में भेज दिया गया पोलैंड में, जहाँ पे मैंने बताया एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाई गई थी। वहाँ पे इन लोगों का बड़े पैमाने पे जेनोसाइड, नरसंहार किया गया। अब हम रेशियल यूटोपिया के बारे में देख लेते हैं कि क्या यूटोपिया मतलब जो सपनों का जो राज्य है वो कैसा सोचे थे जर्मन लोगों ने। तो वॉर के साए में नाजी जो है उन्होंने बड़े पैमाने पे लोगों को मारा रेशियल आइडल पर। ये बड़ा जो जेनोसाइड, नरसंहार हुआ युद्ध के दोनों साइड हुआ। युद्ध में भी लोग मारे जा रहे थे और जो युद्ध नहीं लड़ रहे थे इन लोगों को भी मारा गया। जैसे ही पोलैंड पे कब्जा किया तो पोलैंड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया।
नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पोलैंड में जर्मनी ने कब्जा कर दिया और बाकी पोल्स लोगों को उस जगह से हटा करके दूसरे साइड में भेज दिया गया जहाँ पे कम जगहों पे उन्हें रहना पड़ा। बाद में जर्मनी ने उन जगहों पे भी कब्जा कर लिया। जो पॉलिश लोग थे उनसे सुना जाता है हर्ड लाइक, उन्होंने खुद बताया है उन्होंने कि उन्हें जैसे कोई जानवरों को हाँकता है उस तरीके से जर्मन गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीनों से हकाल करके भगा दिया, दूर कर दिया गया। वे उनकी जो जर्मन नाज़ी की सोच थी कि वे अनडिज़ायरेबल है। जो मेंबर ऑफ पॉलिस जो थे, जितने भी लीडर्स थे, उनको मार दिया गया, बड़े पैमाने पे उन्हें मारा गया। ठीक है, कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सर्वाइवर। तो उनके लिए जीना रहना खाना बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। पॉलिश बच्चे थे जो कि आयरन के समान दिखते थे, ऐसे पॉलिश बच्चों को उनकी माँ से, उनके परिवार से छीन करके उन्हें एग्जामिन करने के लिए रेशियल एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया। ठीक है, अगर वे रेशियल टेस्ट पास कर जाते, अगर वे हो जाते कि हाँ ये नॉर्डिक जर्मन लोग हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें किसी जर्मन फैमिली को अडॉप्ट करा दिया जाता। अगर वे इस रेशियल टेस्ट को पास नहीं कर पाते, ठीक है, तो इन्हें ऑर्फनेज अनाथालय में डाल दिया जाता, जहाँ पे इन्हें गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए सिखाया जाता। ठीक है, जो लार्जेस्ट गितोज तो थे, विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गितोज, तो गितोज मतलब जो ज्यूइश लोग थे, उन्हें तो बड़े पैमाने पे गैस चैम्बर में भेज दिया गया, जहाँ पे जो जनरल गवर्नमेंट थी बड़े पैमाने पे ज्यूइश लोग को मार रही थी। ठीक है, यहाँ ये है गैस चैम्बर की फ़ोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। बहुत से पिक्चर्स यहाँ पे आप दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया जा सकता है कि किस तरीके से रेशियल डिफ्रेंशिएशन वहाँ किया जा रहा था लोगों के साथ, कैसे लोगों को मारा जा रहा था। आप देख सकते हैं फ़ोटो में ना, हर एक चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब दी है कि मास मर्डर हुआ था, जो कि बहुत ही बुरा था।